वेलकम इन फार्मापीडिया क्लासेस। आज हम अपने फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 30, टॉपिक का नाम है गाउट। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम गाउट की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो गाउट क्या है? एक आर्थराइटिस डिजीज़ है। आर्थराइटिस डिजीज़ उसको बोलते हैं जो बोन के रिलेटिव डिजीज़ होती है। तो गाउट भी क्या है? एक बोन के रिलेटिव डिसऑर्डर या डिजीज़ है। अभी आर्थराइटिस बोन मतलब हड्डियों के रिलेटिव। अभी गाउट में होता क्या है? इंटेंस पेन होता है, स्वेलिंग हो जाती है और अकड़ आ जाती है, स्टिफनेस आ जाती है। कहाँ पे? जब दो बोन के बीच का जो जॉइंट रहते हैं इनके यहाँ पे आ जाती है। तो पहले मैं आपको एक इसकी पिक्चर दिखाता हूँ गाउट के पेशेंट की। तो ये पिक्चर आप देख सकते हो। इसमें क्या है कि ये जो जॉइंट है यहाँ पे क्या होगी? स्वेलिंग हो गई है और यहाँ पे पेशेंट को पेन होने लग जाता है। तो ये गाउट के पेशेंट को हम बाहर से ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके जॉइंट के यहाँ पे ही सूजन होती है, जहाँ पे दो बोन आपस में जुड़ती है वहाँ पे ही। एक और पिक्चर है, इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो। देखो यहाँ स्वेलिंग रेडनेस आ गई है और यहाँ पे देखो जॉइंट के बीच में कुछ डिपॉजिट होने लग गया है। अब ये क्या डिपॉजिट होने लग गया है गाउट के अंदर, तो वो अब हम देखने वाले हैं। गाउट में एक्चुअली होता क्या है कि यूरिक एसिड का जो लेवल है वो अपने ब्लड के अंदर बढ़ने लग जाता है। जब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा तो यूरिक एसिड आपको पता है ये वाटर सोलिबिलिटी इसकी थोड़ी कम रहती है। तो ये यूरिक एसिड क्या करेगा? ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में होगा तो जब दो बोन के बीच में जो जॉइंट रहते हैं, जहाँ साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, यहाँ पे एक यूरिक एसिड क्या हो जाएगा? डिपॉजिट हो जाएगा। जब ज़्यादा यूरिक एसिड डिपॉजिट होने लग जाएगा तो यहाँ पे क्रिस्टल बढ़ने लग जाएंगे यूरिक एसिड के। जब क्रिस्टल बढ़ जाएंगे तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन्फ्लामेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से स्वेलिंग, रेडनेस, पेन होना चालू हो जाएगा। तो इसी को ही गाउट बोलते हैं। तो गाउट क्या है? जब हाइपर यूरिसीमिया किसी पेशेंट के अंदर होने लग जाता है तो उसका जो आगे वाला जो नेक्स्ट डिजीज़ का जो सिम्टम है वो है गाउट। तो ये आपको याद रखना है। अब हम गाउट के टाइप देखेंगे। तो गाउट 3 टाइप के रहते हैं। एक है एक्यूट गाउट। तो एक्यूट गाउट नाम से पता चल रहा है, एक्यूट मतलब सडनली हो जाना। तो सडनली इंटेंस पेन होने लग जाएगा पेशेंट को। उससे पहले कभी ऐसा पेन होता नहीं था, एकदम से अपने बोन में एकदम स्वेलिंग आ जाएगी एक ही नाइट में, 2 दिनों में ही, और एक इंटेंस पेन होना चालू हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं एक्यूट गाउट। दूसरा है क्रोनिक गाउट। तो इसमें क्या होता है? पेशेंट को एक लंबे टाइम तक, 1 साल या लगातार हल्का हल्का स्वेलिंग हो रही है, बोन के अंदर पेन होने लग रहा है। तो ये क्या है? ये क्रोनिक गाउट है, धीरे धीरे से होता है। अब तीसरा जो टाइप है वो है ड्रग इंड्यूस गाउट। इसको हम सेकेंडरी गाउट भी बोलते हैं। अब ये ड्रग इंड्यूस गाउट क्या रहता है वो हम थोड़ा देखेंगे। तो देखो, ड्रग इंड्यूस गाउट में क्या होता है कि आपको पता है जो कैंसर के पेशेंट रहते हैं तो कैंसर के पेशेंट को एंटी कैंसर ड्रग दी जाती है। एंटी कैंसर ड्रग क्या करती है? जो कैंसर सेल है उसको क्या करेगी? इसको डिग्रेड करेगी या उसको डैमेज करेगी या उसको ख़त्म करेगी। तो जैसे ये कैंसर सेल ख़त्म हो जाएगी तो उसके न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? प्यूरिन बेस रहते हैं। प्यूरिन बेस कौन से? एडिनिन, ग्वानिन। तो ये जो एडिनिन, ग्वानिन है ये इनका मेटाबॉलिज्म फाइनल किस में होता है? यूरिक एसिड में होता है, यूरिक एसिड में। अब ये जो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा ब्लड के अंदर तो ये डायरेक्टली कहाँ डिपोजिट हो जाएगा? बोन के जॉइंट के अंदर। तो ये क्या हुआ कि नॉर्मल पेशेंट को नहीं था गाउट, बट उसने जब एंटी कैंसर ड्रग ली उससे क्या हुआ? कैंसर सेल डैमेज हो गई, वहाँ से प्यूरिन से, एडिनिन, ग्वानिन से वो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा और फिर जाके क्या होगा? उसको गाउट हो गया। मतलब किसी ड्रग ने इंड्यूस किया गाउट। तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी गाउट या ड्रग इंड्यूस गाउट। तो आई होप कि आपको तीनों टाइप के गाउट समझ में आ गए होंगे। अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे जो एंटी गाउट ड्रग है उनका। तो इसका क्लासिफिकेशन ऐसा है कि एक है एक्यूट गाउट में देने वाली ड्रग, दूसरी है क्रोनिक गाउट के अंदर देने वाली ड्रग। तो एक्यूट गाउट में एकदम सडनली पेन स्टार्ट हो जाता है पेशेंट को। तो आपको पता है पेशेंट के अंदर यूरिक एसिड तो गाउट में बढ़ गया है, पर पेन एकदम से इंटेंस और सडनली स्टार्ट हो गया है। तो अपनी प्रायोरिटी क्या रहती है कि पेशेंट के अंदर सबसे पहले तो पेन को ही रिड्यूस किया जाए, बाद में हम यूरिक एसिड का लेवल रिड्यूस करेंगे। तो एक्यूट गाउट में हम क्या देते हैं? एनासिड देते हैं, नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, कोल्चिसिन देते हैं, स्टीरॉयड। ये तीनों ड्रग किस में आती है? एक्यूट गाउट में आती है। क्रोनिक में भी इसको दे सकते हैं पेन को रिड्यूस करने के लिए, बट प्राइमरी एक्यूट गाउट में ये तीनों ड्रग दी जाती है। इसके बाद जो सेकंड क्लास है ड्रग की वो है क्रोनिक गाउट। तो क्रोनिक आपको पता है पेशेंट के अंदर धीरे धीरे से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ रहा है, उसके अंदर हाइपर यूरिसेमिया हो रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे? 3 तरीके। एक है डिक्रीज करेंगे यूरिक एसिड सिंथेसिस को। हम ऐसा कुछ ड्रग देंगे कि पेशेंट के अंदर यूरिक एसिड का सिंथेसिस ही ना हो तो बहुत स्लो हो जाए।
तो उसके लिए 2 ड्रग आती है, एक है प्यूरिन एनालॉग जिसमें अंदर एलोप्यूरिनोल आती है जो ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, दूसरी है नॉन प्यूरिन एनालॉग, मतलब इसके अंदर प्यूरिन जैसी रिंग नहीं पाई जाएगी इस ड्रग के अंदर। तो उसके अंदर जो ड्रग आती है उसका नाम है फीबुक्सोस्टेट्स बोलते हैं, जिसका नाम आप अच्छे से देख लो। और अब नेक्स्ट जो क्लास है क्रोनिक गाउट में वो है इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। तो ये क्या करेगी, यूरिक एसिड ब्लड के अंदर बढ़ गया है तो ये ड्रग क्या करेगी, यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन बढ़ा देगी ताकि ब्लड से निकल जाए और किडनी के थ्रू यूरिन में निकल जाए यूरिक एसिड। तो इसके अंदर ड्रग आती है प्रोबेनासिन, सल्फीपायराजोन और बेंजब्रोमेन। ये सल्फीपायराजोन मैंने आपको सल्फोनामाइड में भी बताई था इसके बारे में। इसके बाद जो तीसरी क्लास है क्रोनिक गाउट की, तो वो क्या है, ये इंक्रीज करेगी मेटाबॉलिज्म ऑफ यूरिक एसिड। इसके अंदर ड्रग आती है रेस्ब्यूरिकेज और आती है पेग्लोटिकेज। तो ये दोनों ड्रग आपको इनके नाम याद रखने पड़ेंगे। तो आपको पता है कि ये पेशेंट है, इसके बोन में स्वेलिंग हो गई है, तो हम पहले तो इसका जो पेन को रिड्यूस करने के लिए हमने दे दी एनासिड और ये एक्यूट गाउट वाली ड्रग। इसके बाद अपने को पता है यूरिक एसिड बढ़ गया है, यहाँ पे डिपॉजिट हो गया है, ब्लड के अंदर भी यूरिक एसिड ज़्यादा है, तो हम ऐसा करेंगे कि ब्लड के अंदर यूरिक एसिड सिंथेसिस हो ही ना, तो ये वाली ड्रग दे देंगे। फिर दूसरा तरीका क्या है कि ये जो है ब्लड के अंदर ऑलरेडी यूरिक एसिड है तो इसका हम एक्सक्रीशन बढ़ा देंगे किडनी के थ्रू, तो किडनी के थ्रू यूरिक एसिड निकल जाएगा, तो यहाँ से भी यूरिक एसिड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तीसरा ये है कि ब्लड के अंदर यूरिक एसिड है तो यूरिक एसिड को फर्दर हम इसका मेटाबॉलिज्म बढ़ा देंगे, तो यूरिक एसिड से दूसरी एलोनटोइन फॉर्म बनेगी, आगे हम पढ़ने वाले हैं, तो वो वाली फॉर्म ज़्यादा बढ़ेगी, तो वो क्या है डिपॉजिट बोन में नहीं होती है। तो आपको ये ड्रग का क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सबसे पहले एक्यूट गाउट की ड्रग देखेंगे। इसके अंदर एनासिड ड्रग है, तो ये जो एनासिड ड्रग है नॉन स्टीरॉयड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, तो इसके अंदर मेन जो कॉमन ड्रग दी जाती है वो है इंडोमिथासिन, जो हमने एनासिड वाले टॉपिक में ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा था, वहाँ पे भी मैंने बताया था ये गाउट में ज़्यादातर यूज़ की जाती है। और भी बहुत सारे एनासिड हम यूज कर सकते हैं गाउट में, क्योंकि एनासिड का मेन काम है पेन को रिड्यूस करना। और एस्प्रिन भी हम दे सकते हैं, बट एस्प्रिन को ज़्यादातर डॉक्टर नहीं देते। क्यों नहीं देखते कि एस्प्रिन खुद का साइड इफेक्ट क्या है, हाइपर यूरिसेमिया। तो जब एस्प्रिन देंगे तो एस्प्रिन क्या करेगा, एक बार के लिए तो पेन रिड्यूस कर लेगा पेशेंट के अंदर, बट पता चलेगा 2-4 दिन बाद फिर से पेन ज़्यादा हो गया, क्योंकि एस्प्रिन ने खुद ने ही हाइपर यूरिसेमिया साइड इफेक्ट दे दिया, कोज कर लिया, जिससे यूरिक एसिड का लेवल ऑलरेडी बढ़ा हुआ था फिर से और बढ़ गया। तो आपको इंडोमिथासिन ही याद रखनी है। इसके बाद कोल्चिसिन ड्रग है, ये भी ड्रग गाउट में दी जाती है, तो ये मोर इफेक्टिव है कंपेयर फास्ट एक्टिंग है कंपेयर टू एनासिड। तो ये जो कोल्चिसिन है ये क्या करती है, तो ये जो ग्रेन्युलोसाइड का जो माइग्रेशन होता है इन्फ्लेमेशन वाले जॉइंट के वहाँ, तो वहाँ उस माइग्रेशन को रोक देती है। तो आपको पता है ग्रेन्युलोसाइड क्या WBC है, आपको पता है WBC ही क्या करती है, इन्फ्लेमेशन करती है। तो ये जो स्वेलिंग ऑलरेडी है और यहाँ पे ग्रेनुलोसाइड और ज़्यादा आ रहे हैं, WBC और ज़्यादा इन्फ्लेमेशन कोज कर रहे हैं, तो कोल्चिसिन ने क्या किया, इन्हीं WBC को यहाँ रोक दिया, बोला कि पहले आपने सोजन जो स्वेलिंग कर ली है अब मत करो। तो ये WBC को रोक देगा ये कोल्चिसिन, जिससे क्या वो नेक्स्ट स्टेप में और ज़्यादा इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, वो इन्फ्लेमेशन रुक जाएगा। इसके बाद एक और भी इसका एक्शन है, वो है अरेस्ट द मेटाफेज। तो ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये मेटाफेज को क्या करेगी, अरेस्ट कर लेगी। आपको पता है कि सेल है ये डिग्रेड होगी, प्यूरिन बेस निकलेंगे, वही यूरिक एसिड बना रहा है। तो ये मेटाफेज को अरेस्ट कर लेंगे तो यहाँ पे ही सेल साइकिल ख़त्म हो जाएगी, मतलब सेल को ही अरेस्ट कर लिया इसने। तो ये भी एक इसका मैकेनिज्म एक्शन है आपको। तीसरी जो क्लास है एक्यूट गाउट में वो है स्टीरॉइड्स। तो स्टीरॉइड के अंदर ड्रग दी जाती है वो है प्रेडिनिसोन, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। तो आपको पता है स्टीरॉइड भी पेन को कम करता है। एनासिड तो बाद में इसकी रिसर्च हुई है, इससे पहले हम स्टीरॉइड ही देते थे। तो स्टीरॉइड क्या करता है, ये फास्फोलाइपेज A2 ये A2 एंजाइम को ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। जैसे ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो आर्किडोनिक एसिड नहीं बनेगा। आर्किडोनिक एसिड नहीं बनेगा तो ये जितने भी प्रोस्टाग्लैंडिन है PG तो ये नहीं बनेंगे। तो ये जब ये नहीं बनेंगे तो पेन भी नहीं होगा और ना इन्फ्लेमेशन होगा, ठीक है। तो ये स्टीरॉइड ड्रग भी दी जाती है। जैसे ये प्रोस्टाग्लैंडिन, इसी के सिंथेसिस को रोकता कौन, एनासिड रोकता है। तो एनासिड बेटर है कंपेयर टू स्टीरॉइड, क्योंकि स्टीरॉइड को और भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स देते हैं। प्रेडिनिसोन क्या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। तो ये भी आपको ये मैकेनिज्म एक्शन आपको याद रखना है। अब हम क्रोनिक गाउट की ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर जो पहली क्लास है वो है डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ यूरिक एसिड।
जो यूरिक एसिड प्यूरिन बेस से बनता है उसके सिंथेसिस को ही हम क्या करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे। जब यूरिक एसिड रहेगा ही नहीं तो फिर गाउट भी नहीं रहेगा। तो इसके अंदर 2 ड्रग आती है, एक आती है प्यूरिन एनालॉग जिसके अंदर एलोपिरिनोल रहती है, इसके बाद दूसरी है वो है नॉन प्यूरिन एनालॉग, इसके अंदर ड्रग रहती है वो है फेबुक्सोस्टेट। तो इसको अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप देख लो, ये ड्रग का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा गया इसके बारे में। तो सबसे पहले हम एलोपिरिनोल के बारे में देखेंगे, जो ये क्या करता है। पहला तो क्वेश्चन यही आता है कि एलोपिरिनोल और ये दूसरी जो ड्रग है फेबुक्सोस्टेट, ये जो दोनों ड्रग है इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो एक सिंपल सा आएगा, ये यूरिक एसिड के सिंथेसिस को क्या करते हैं, ये डिक्रीज़ करते हैं या इसको रोकते हैं। ऑप्शन में ये भी दिया रहेगा कि वो एक्सक्रीशन को बढ़ाते हैं यूरिक एसिड के, तो वो गलत हो जाएगा। ये क्या करते हैं, सिंथेसिस प्रोसेस को रोकते हैं। तो अब पहला देखेंगे एलोपिरिनोल के बाद एलोपिरिनोल के बारे में। तो देखो एलोपिरिनोल क्या करता है, ये जैंथीन हाइपोजेंथीन एनालॉग इसको बोलते हैं, ये इनहिबिट करता है जैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम को। अभी जो जैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम है इसका क्या रोल रहता है वो हम यहाँ से देखेंगे। तो आपको पता है कि नॉर्मल सेल जो रहती है वो कुछ टाइम बाद ये डेड हो जाती है। जब ये मरेगी तो सेल, तो इसके अंदर जो डीएनए है, डीएनए के अंदर जो प्यूरिन बेस है जिसके अंदर एडेनिन ग्वानिन है, ये बाहर रिलीज़ होंगे और इनका भी क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा हाइपोजेंथीन में। अभी जब ये हाइपोजेंथीन बनाते हैं, ये हाइपोजेंथीन जेंथीन में कन्वर्ट होते हैं, जिसको बोलते हैं, जो एंजाइम यूज होता है बीच में उसको बोलते हैं जेंथीन ऑक्सीडेज। अब ये जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम की हेल्प से हाइपोजेंथीन कन्वर्ट हुआ जेंथीन में, फिर ये जेंथीन बनाता है यूरिक एसिड। अब ये यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, गाउट करता है। तो जेंथीन से यूरिक एसिड बनने वाली जो प्रोसेस है, इसके अंदर जो एंजाइम का रोल लेता है वो भी क्या है आपका, जेंथीन ऑक्सीडेज। मतलब 2 जगह जेंथीन ऑक्सीडेज क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो हमने क्या दिया, एलोपिरिनोल ड्रग दे दिया, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा हाइपोजेंथीन से मिलता जुलता है, क्योंकि इसके अंदर एक प्यूरिन जैसी सिमिलर रिंग रहती है, प्यूरिन रिंग नहीं रहती, प्यूरिन जैसी सिमिलर रिंग रहती है। तो ये एंजाइम कंफ्यूज हो जाता है, वो क्या करता है, ये एंजाइम रिएक्ट कर जाता है एलोपिरिनोल के साथ। तो जेंथीन हाइपोजेंथीन से जेंथीन नहीं बनता, और यहाँ पे भी इस एंजाइम को ये ड्रग क्या करती है, ब्लॉक कर लेती है। तो होता क्या, यूरिक एसिड भी नहीं बनता। तो मतलब आपको सिंपल मैकेनिज्म में याद रखना है कि एलोपिरिनोल क्या करेगा, ये जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा, जिससे क्या है, हाइपोजेंथीन से जेंथीन नहीं बनेगा और जेंथीन से यूरिक एसिड भी नहीं बनेगा। तो फाइनली यूरिक एसिड का सिंथेसिस ही रुक गया। इसके बाद ये जो एलोपिरिनोल है ये ज़्यादातर एंटी कैंसर ड्रग के साथ भी दिया जाता है। तो देखो एंटी कैंसर के ड्रग के साथ क्यों दिया जाएगा, क्योंकि ये सेकेंडरी गाउट जो होता है उसको रोक देता है। तो देखो बहुत सारी कैंसरस सेल है, उनका भी डिग्रेडेशन होता है, वो भी मरती है सेल, क्योंकि एंटी कैंसर ड्रग ले रहे हैं तो कैंसर वाली सेल तो मरेगी, तो वो भी हाइपोजेंथीन बनाएगी, जेंथीन बनाएगी, यूरिक एसिड बनाएगी। तो क्या होगा, सेकेंडरी गाउट। तो हमने क्या दिया, एंटी कैंसर ड्रग के साथ ही हमने क्या दे दिया, एलोपिरिनोल दे दिया। तो जैसे एलोपिरिनोल दे दिया तो ये हाइपोजेंथीन जेंथीन यूरिक एसिड नहीं बनेगा, कोई और पाथवे बनेगा जिससे ये प्यूरिन बेस का क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। इस पाथवे से तो नहीं होगा, क्योंकि एलोपिरिनोल ने इसको रोक दिया, तो यूरिक एसिड नहीं बनेगा और सेकेंडरी गाउट भी रुक जाएगा। आपको ये याद रखना है कि जो एलोपिरिनोल ड्रग है ये एंटी कैंसर ड्रग के साथ दी जाती है सेकेंडरी गाउट को कम करने के लिए। बट 2 और एंटी कैंसर ड्रग है, वहाँ पे इसका एक और इम्पोर्टेंट रोल है, वो जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एंटी कैंसर वाले चैप्टर में बता चुका हूँ। अगर आपने मेरा एंटी कैंसर वाला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने वहाँ पे भी बताया था कि जो ये एलोपिरिनोल है वो एंटी कैंसर सभी ड्रग के साथ दिया जाता है, बट स्पेशली जब 6-मरकेप्टोप्यूरिन और एजाथायोप्राइन के साथ जब हम एलोपिरिनोल को देते हैं तो ये सेकेंडरी गाउट को तो रोकता है, उसके साथ इन दोनों ड्रग का मेटाबॉलिज्म भी रोक देगा। तो जब इन ड्रग का मेटाबॉलिज्म होगा नहीं तो इसकी जो हाफ लाइफ है वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म ही रोक दिया। किसने रोका, एलोपिरिनोल ने। क्योंकि ये जो 6-मरकेप्टोप्यूरिन है और एजोथायोप्राइन है, ये दोनों क्या है, प्यूरिन वाली ड्रग है, इनके अंदर भी प्यूरिन रिंग पाई जाती है। तो इन ड्रग का भी मेटाबॉलिज्म किससे होता है, जेंथीन ऑक्सीडेज से। ये ड्रग का मेटाबॉलिज्म जेंथीन ऑक्सीडेज से होगा, फिर ये मेटाबोलाइट होकर ये किडनी से निकल जाती है। तो हमने क्या दिया, एलोपिरिनोल। तो एलोपिरिनोल ने एक तो यहाँ पे भी एंजाइम को इनहिबिट कर लिया, प्लस दूसरा यहाँ पे भी इनहिबिट कर लिया। तो मतलब इन ड्रग का मेटाबॉलिज्म भी रोक दिया,
प्लस यूरिक एसिड बनाने वाली प्रोसेस भी रोक दी, मतलब सिनर्जिस्टिक एक्शन हो गया। तो इसने सेकेंडरी गाउट भी रोक दिया और इन दोनों ड्रग का मेटाबॉलिज्म भी रोक दिया। जिससे हुआ क्या, जिससे ये हुआ कि इन एंटी कैंसर ड्रग की डोज कम हो गई। डोज कम होगी तो इनके अदर साइड इफ़ेक्ट भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो 1/3 डोज कम हो जाती है जब इसको हम एलोप्यूरिनोल के साथ देते हैं। जब सिंगल देंगे तो 1/3 डोज ज़्यादा देनी पड़ती है, और जब एलोप्यूरिनोल के साथ देंगे तो इसकी 1/3 डोज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। एलोप्यूरिनोल के बारे में एक और भी चीज़ है, वो ये है कि एलोप्यूरिनोल आल्सो यूज एज ए एडजुवेंट टू सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट। इसके साथ एडजुवेंट के तौर पे इसको यूज करते हैं, कहाँ पे, काला आजार के ट्रीटमेंट में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो गाउट के बारे में जब बात होती है तो एलोप्यूरिनोल बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग हो जाती है, तो इसीलिए हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ रहे हैं। इसको अच्छे से पढ़ो तो गाउट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। को फार्माकोलॉजी में यही करना है, एक तो क्लासिफिकेशन देखना ऊपर से, इसके बाद उस क्लास की जो इम्पोर्टेंट ड्रग है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अच्छे से आना चाहिए, उसके साइड इफ़ेक्ट्स पता हो तो बहुत अच्छी बात है। जो इम्पोर्टेंट साइड इफ़ेक्ट हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनके बारे में तो आपको आना ही चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग है जो यूरिक एसिड की सिंथेसिस को रोकने वाली है वो है फेबुक्सोस्टेट। तो ये जो फेबुक्सोस्टेट ड्रग है ये क्या, नॉन प्यूरिन एनालॉग है। याद रखना जो एलोप्यूरिनोल है वो क्या है, प्यूरिन एनालॉग है, और ये क्या है, नॉन प्यूरिन एनालॉग है। इसके अंदर क्या है कि प्यूरिन रिंग नहीं पाई जाती, ना प्यूरिन जैसी रिंग पाई जाती है। वैसे तो प्यूरिन रिंग तो अपने ये जो अपना एलोप्यूरिनोल है उसके अंदर भी नहीं पाई जाती। अब मैं आपको थोड़ा एलोप्यूरिनोल का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। देखो ये स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ एलोप्यूरिनोल का। तो यहाँ पे OH ग्रुप रहता है, एक बार आप गूगल पे देख लेना। और यहाँ पे ये रिंग सिस्टम पाया जाता है एलोप्यूरिनोल के साथ। तो ये आपको रिंग दिखेगी प्यूरिन जैसी, बट ये प्यूरिन नहीं है, क्योंकि प्यूरिन में नाइट्रोजन यहाँ पे रहता है, वहाँ इमिडाजोल रिंग होती है पायरिमिडीन के साथ। पर यहाँ पे कौन है, यहाँ पायराजोल रिंग है। तो ये प्यूरिन नहीं है, प्यूरिन जैसी है। इसीलिए जो ये जैंथिन ऑक्सीडेज है वो क्या हो जाता है, कन्फ्यूज हो जाता है, तो वो इस्पेक्ट ज़्यादा करता है एलोप्यूरिनोल के ऊपर। तो आपको फेबुक्सोस्टेट है, ये क्या है, प्यूरिन एनालॉग नहीं है, बट ये भी क्या करती है, ये भी जैंथिन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करेगी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कंपेयर टू एलोप्यूरिनोल। आपको बस इतना ही याद रखना है इसके बारे में। तो फाइनली हमने एक्यूट ड्रग के बारे में अच्छे से देखा, और ये डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ यूरिक एसिड, इसके अंदर एलोप्यूरिनोल और फेबुक्सोस्टेट, इन दोनों के बारे में देखा। अब हम देखेंगे ड्रग इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर 3 ड्रग है, प्रोबेनासिड, सल्फीपायराजोन और बेंजब्रोमेरोन। तो ये जो प्रोबेनासाइड है इसी के बारे में ज़्यादा एग्जाम में आता है, तो आपको इसी पे ही फोकस करना है। तो चलो अब हम देखते हैं सबसे पहले ये प्रोबेनासाइड है, इसके बारे में। तो ये प्रोबेनासाइड क्या करती है, ये इंक्रीज करेगी एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। तो ये क्या करेगी, ये जो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन रहता है प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में यूरिक एसिड का, वहाँ ये कम्पीट करेगी उसके साथ और खुद एब्जॉर्ब हो जाएगी, बट उसको एब्जॉर्ब करने नहीं देगी। कैसे, तो हम ये अब देखेंगे। देखो ये है ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस, ये है पीटी, ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं पीटी। तो होता क्या है, यहाँ छोटी छोटी ब्लड वेसल्स रहती है, इसके अंदर ब्लड के अंदर यूरिक एसिड है। तो यूरिक एसिड क्या होगा, जनरली केस में यहाँ पे आएगा, यहाँ से फिल्टर होकर ऊपर से फिल्टर होकर आएगा यहाँ पे यूरिक एसिड आएगा, और यूरिक एसिड वापस इसका क्या होगा, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड के अंदर, फिर से अपने ब्लड में चला जाएगा। तो यूरिक एसिड का यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो रहा है यहाँ से। तो होगा क्या, अगर हम प्रोबेनासिड ड्रग देंगे तो वो भी ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके यहाँ पे आ जाएगी यूरिक एसिड के साथ। अब क्या है कि ये इनका जो ट्रांसपोर्टर जो पंप है यहाँ पे, ये प्रोबेनासिड यूरिक एसिड को कम्पीट करेगी, बोलेगी कि मैं अंदर जाऊँगी, तेरे को अंदर नहीं आने दूंगी। तो यूरिक एसिड के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, फिर वो क्या होगा, यूरिन के साथ यूरिक एसिड सारा निकल जाएगा। मतलब प्रोबेनासिड ने क्या किया, कम्पीट किया रीएब्जॉर्प्शन में। ये आपको याद रखना है, ये इसका मैकेनिज्म एक्शन है। प्रोबेनासिड है, सल्फीपायराजोन, इसके बाद बेंजब्रोमेरोन, इन तीनों का मैकेनिज्म एक्शन सेम ही है, बट प्रोबेनासिड क्या है, थोड़ी ज़्यादा फेमस हो गई है। अब मैंने नीचे लिखा है, ये जो ड्रग है, ये जो रीनल फेलियर रहता है, जिनके अंदर रीनल डैमेज रहता है, उनमें ये ड्रग ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहती, क्योंकि जब रीनल की पीटी ही अच्छे से काम नहीं कर रही है तो फिर ये ड्रग भी इफेक्टिव इतना नहीं रहेगी। नीचे मैंने एक और लाइन लिखी है, वहाँ पे उन्होंने बोला है कि इंक्रीज द
पेनिसिलिन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, जो पेनिसिलिन का एक्शन का जो ड्यूरेशन रहता है, जैसे 3 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, उसको इंक्रीज कर लेती है प्रोबेनासिड। तो इसीलिए हम प्रोबेनासिड को पेनिसिलिन के साथ प्रिस्क्राइब करते हैं। ये क्या करती है, उसका ये जो ड्यूरेशन है वो इंक्रीज़ कर लेगी। तो जो सिफिलिस के पेशेंट रहते हैं जिनको पेनिसिलिन दी जाती है, तो डॉक्टर चाहता है कि ये जो पेनिसिलिन अपना एक्शन 5-6 घंटे तक देती है, वो एक्शन अपना थोड़ा लंबा कर ले, 15 घंटे 12 घंटा तक दे दे, जिससे क्या है पेशेंट जल्दी सही हो जाएगा, बार बार फ्रिक्वेंट ऑफ डोज नहीं लगानी पड़ेगी। तो हम उसके साथ क्या देते हैं, प्रोबेनासिड देते हैं। तो देखो, अब प्रोबेनासिड का पेनिसिलिन के साथ जस्ट अपोजिट सिस्टम है, कैसा रहता है तो वो हम देखते हैं। देखो, ये है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यहाँ से फिल्टर होके यहाँ पे कौन आ जाता है अपना, यहाँ पे आ जाता है प्रोबेनासिड ड्रग। ये है प्रोबेनासिड। और पेनिसिलिन भी क्या है, ब्लड कैपिलरीज में रहती है, ब्लड में। तो पेनिसिलिन तो यूरिन में जाना चाहती है, पर जो प्रोबेनासिड है वो कहाँ आना चाहती है, वो ब्लड के अंदर आना चाहती है। तो यहाँ पे पेनिसिलिन जैसे यूरिन में जाएगी तो ये नीचे चली जाएगी, यूरिन के साथ निकल जाएगी, तो इसका एक्शन कम हो जाएगा। बट प्रोबेनासाइड जब हमने दिया तो प्रोबेनासाइड ने क्या बोला मैं यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो रही हूँ, एक ही रास्ता है, तुझे यहाँ से एक्सक्रीट होने नहीं दूंगी। तो जैसे प्रोबेनासाइड खुद अंदर आ जाती है पर पेनिसिलिन को बाहर निकलने नहीं देती, तो पेनिसिलिन का ब्लड में लेवल बना रहता है, उसका मैकेनिज्म एक्शन ड्यूरेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इतना डीप से नहीं जानना आपको, बस सिंपल रखना है कि ये क्या करता है, ये ड्यूरेशन इंक्रीज़ कर लेता है पेनिसिलिन का। ये ऑलरेडी आपको एंटीबायोटिक जब मैं पढ़ा रहा था पेनिसिलिन, तो वहाँ पे मैं ऑलरेडी ये चीज़ बता चुका हूँ। सारी चीज़ रिपीट हो रही है क्योंकि कुछ ना कुछ ड्रग कॉम्बिनेशन दी जाती है, तो इसका रीज़न क्या है वो सब हम आगे वाले चैप्टर में देखते जा रहे हैं। तीसरी जो अपनी क्लास है वो है ड्रग इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ यूरिक एसिड। तो ये ड्रग क्या करेगी, ये ड्रग ऑलरेडी यूरिक एसिड बन चुका है, तो ये चाहेगी कि यूरिक एसिड को किसी अदर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए ताकि ये क्या करे, ये गाउट कोज ना करे, ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल ना बढ़ाए। तो ये ड्रग क्या करेगी, यूरिक एसिड का ही मेटाबॉलिज्म बढ़ा देगी। तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो इसके अंदर 2 ही ड्रग आती है, एक है आपका रसब्यूरिकेज, दूसरा है परग्लोटिकेज। तो ये ड्रग के नाम अभी तो आपको अच्छे से याद हो रहे हैं, बट जब एग्ज़ाम में ये ड्रग दिखती है ऑप्शन में तो अपने को पता ही नहीं चलता ये रसब्यूरिकेज ड्रग कहाँ की पड़ी है, क्योंकि ज़्यादातर एलोप्रिनोल फेमस ड्रग है, इसके बारे में पता रहता है। प्रोबेनासिड के बारे में भी आपको पता रहेगा क्योंकि ये 2 ही ड्रग आउट में बहुत इंपॉर्टेंट है। पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है रसब्यूरिकेज के बारे में, परगोटिकेज के बारे में, तो ये पेग्लोटिकेज के बारे में। तो ये जो पेग्लोटिकेज ड्रग है, इसकी मिलती जुलती एक ड्रग अपने डायूरेटिक्स और ये अपने एंटी हाइपरग्लाइसेमिया के अंदर भी हम पढ़ेंगे, अभी वो चैप्टर आएगा तब हम उसको भी देखेंगे। तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ये कौन से क्लास की ड्रग है, तो इसलिए कन्फ्यूजन ना हो तो इस ड्रग को 2-3 बार प्रैक्टिस करना, याद करना, तो ये याद हो जाएगी। तो ये ड्रग क्या करेगी, ये ड्रग यूरिक एसिड का मेटाबॉलिज्म बढ़ा देगी, ये यूरिक एसिड को कन्वर्ट कर लेगी एलेनटोइन में। अभी जो एलेनटोइन है ये ज़्यादा वाटर सोल्यूबल है कंपेयर टू यूरिक एसिड, फिर ये एलेनटोइन आराम से यूरिन के साथ निकल जाएगा। तो ये यूरिक एसिड से एलेनटोइन में बनने का जो एंजाइम रहता है उसको बोलते हैं यूरेट ऑक्सीडेज। तो इस एंजाइम को क्या करेगी, ये ड्रग स्टिमुलेट करेगी। ज़्यादा स्टिमुलेट होगा ये एंजाइम तो क्या होगा, एलेनटोइन बन जाएगा, सारा यूरिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा एलेनटोइन में। तो फाइनली क्या हुआ, जो अपने अंदर हाइपर यूरिसीमिया हो रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, गाउट हो रहा था, वो गाउट क्या हो जाएगा, वो उसके सिम्टम खत्म हो जाएंगे, यूरिक एसिड का लेवल कम हो जाएगा, तो अल्टीमेटली गाउट ही क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो फाइनली हमने पूरा गाउट अच्छे से देखा, जो मैंने इम्पोर्टेंट ड्रग बताई है इन्हीं के बारे में ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। तो आप इससे ज़्यादा भले मत देखो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन 100% गाउट का इससे निकल जाएगा। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो देखने के लिए। शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू।